इसका मतलब है गुर्जरों में इस बात की नाराजगी थी और मैंने समय समय पर पार्टी को अवगत भी कराया। अटल जी का एक भाषण मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई चाहे 10 आदमी नए आ रहे हो वो छूट जाए तो उसकी चिंता मत करो, पर एक भी हमारा पुराना कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए। आपके अपने न्यूज चैनल नमस्ते राजस्थान में मैं पवन बावरी आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्ते राजस्थान लेकर आया है एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है खास मुलाकात। खास मुलाकात की खास शुरुआत हम करने वाले हैं राजस्थान के पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर से। पहचान के मोहताज नहीं है, मांडल से विधायक रह चुके हैं और विकास की लहर भी इनके राज में चली है। और अभी वर्तमान में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव हुए हैं और लोकसभा चुनाव के अंदर भाजपा ने जो जिस प्रकार से अपनी सरकार बनाई और राज्य में विधानसभा चुनाव में भी जो भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हम उनसे बातचीत करेंगे कि राजस्थान की राजनीति को कितना समझते हैं और राजस्थान की राजनीति में किस प्रकार से उतार चढ़ाव आपने देखे। बातचीत करते हैं कालूलाल जी गुर्जर से। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। वर्तमान की राजनीति, लोकसभा चुनाव हुए, पहले अपन विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं कि बड़े बहुमत के साथ जिस प्रकार से भाजपा ने अपनी सरकार बनाई, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप चाहे राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। देखिए हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो चुके हैं, ये 11वां साल लग गया। मैं सोचता हूँ कि जितना अच्छा काम आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है इस देश में, ऐसा काम कभी नहीं हुआ। और वैसे देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना कोई न कोई एजेंडा रखती है। आज भारतीय जनता पार्टी है, कभी ये जनसंघ के नाम से पार्टी जानी जाती थी। और उस समय भी जनसंघ का जब गठन किया तब पहला ही नारा यही था कि एक तो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और एक है ना अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, ऐसे नारे लगते थे। उस समय जनसंघ का जो मुख्य उद्देश्य था वो भी यही था कि हम जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगा दी गई है जिसके कारण से ये देश का अलग देश नज़र आता है। वहाँ भारत का झंडा नहीं लगा सकते, वहाँ कश्मीर का अलग झंडा लगता है, संविधान भी भारत का लागू नहीं होता है, और वहाँ लोग रह भी नहीं सकते, ज़मीन लेके कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, इस तरह की कई बातें थी। तो ये था पहला उद्देश्य कि भाई हम ये 370 को हम सत्ता में आएंगे तो हटाएंगे। नंबर 2 हमारा यह था कि भाई राम जी का मंदिर बनना चाहिए। नंबर 3 है कि समान आचार नागरिक आचार संहिता लगना चाहिए। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य लेकर के जनसंघ बना था। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को वैसे तो ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन अटल जी को मौका मिला था, परंतु उस वक्त में मिलीजुली सरकारें थी। 23 पार्टियों को मिला करके उन्होंने सरकार चले, इसलिए उनकी मजबूरी थी गठबंधन की कि वो जो चाहते थे वैसा काम नहीं कर पाए। लेकिन ये सौभाग्य रहा कि जनता ने दिल खोल के माननीय मोदी जी को दोनों बार और अब के तीसरी बार बहुमत दिया, और उसके कारण से जो 3 सिद्धांत, जो 3 बातें लेके जनसंघ की स्थापना, उनको हमने पूरा कर दिया। उसी का फल है कि इस बार थोड़ा सा 1-2 राज्यों में पता नहीं जनता की क्या रुख बैठ गया, या विपक्ष ने किस तरह से वह राजनीति की, किस तरह से लोगों को झूठे झांसे दे करके और वोट ले लिए, इसलिए थोड़े हम पीछे रह गए। भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली 272 के मुकाबले में, लेकिन अलायंस जो था उसको पूरा बहुमत मिला और 300 से ज़्यादा उनकी सीटें हो चुकी है। तो जो अगर अपन थोड़ा अध्ययन करें कि जम्मू उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ इतना झूठ बोला गया विपक्ष के द्वारा। जैसे राजस्थान में राहुल गांधी ने 5 साल 10 साल पहले चुनाव था तब कहा था कि हम आते ही पहले 2-2 लाख रुपए कर्जा माफ करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वें दिन कर्जा माफ हो जाएगा। 1 रुपया कर्जा माफ हुआ नहीं। तो वो कि वो वहाँ पे चले गए साहब 1 लाख रुपया प्रति घर में हम पहुँचा देंगे, और 9-10 तारीख के बाद में आपके ये फार्म दिए बाकायदे को, इस
राजनीति में इस तरह कोई गिर सकता है, ये एक पहला उदाहरण होगा शायद विश्व में, नहीं तो हिंदुस्तान में तो पहले ही है कि उनको फार्म दिए गए कि ये फार्म भर के आप लाना और 8-9 तारीख को लेके आना, फिर आपको जो है 8-8 हजार रुपये हर महीने के 8,500 रुपये हर महीने में खटाखट 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 आपके खाते वाते। लोग उस खटाखट के अंदर बहकावे में आ गए और इसलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान हो, वरना भारी मतों से केवल भारतीय जनता पार्टी का आता बहुमत। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चूंकि 240 सीटें हैं, बाकी दूसरे लोगों का सहयोग है, जिसमें विशेष तौर से बिहार के नीतीश कुमार और इधर हमारे चंद्रबाबू नायडू दोनों की अच्छी सीटें आ गई, तो उनको मिला के और छोटे छोटे मिला के कुल मिला के अच्छी स्थिति में है। मैं सोचता हूँ कि ये सरकार भी उसी तरह से काम करेगी, बिना डर और बिना किसी भय के, जिस तरह से पिछले 5 सालों से मोदी जी ने किया। एक सवाल है सर, जो आप कैबिनेट के मंत्री भी रहे हैं जी, और आपके कैबिनेट मंत्री के तौर पर जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थे, अब जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में जो आपने देखा, अब क्या होता है कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, अब मंत्री बना दिए गए केंद्र में, मगर वसुंधरा राजे वहाँ का वही है जहाँ पर वो पहले थी, ना तो मुख्यमंत्री के तौर पर रही, ना कि लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट मिला, उनके बेटे को मिला। तो इसमें क्या देखते हैं आप किस प्रकार से? देखिए ये मामला पार्टी लेवल पर हाई लेवल का है, इसमें अपन तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन मेरा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है पूरे देश का, उन्होंने जिस तरह से शिवराज सिंह जी को एडजस्ट किया, वैसे ही वसुंधरा जी को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। हो सकता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारी जगह है, कहीं राज्यपाल की भी हो सकती है या उपराष्ट्रपति की भी हो सकती है, राष्ट्रपति की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं वसुंधरा जी को भी निश्चित रूप से बहुत ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे अधिकारी हैं या सरकार है, तो वो उनको कहीं ना कहीं जरूर लगाएगी। और क्योंकि वसुंधरा जी का भी एक जनाधार है, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि एक व्यक्ति को नाराज करके इतने बड़े जनाधार को हम नाराज करें, तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। जिस प्रकार से भीलवाड़ा की राजनीति को आपने देखा, उतार चढ़ाव भी देखी, राजस्थान की राजनीति के उतार चढ़ाव आपने देखे, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, बिल्कुल। भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से सांसद चुना जाता है, पिछली बार 6 लाख से ज़्यादा अंतराल के अंदर सुभाष बेड़िया विजय हुए, इस बार 3 लाख से 3.5 लाख के लगभग इस प्रकार से दामोदर अग्रवाल विजय हुए। क्या मानते हैं इस बार जो विकास की लहर है वो कहाँ तक बढ़ेगी? देखिए विकास की लहर अलग चीज़ है, और लोगों से लंबे टाइम तक जब राज करते हैं, बहुत अच्छा कार्य करने के बाद भी कुछ न कुछ एंटी इनकम्बेंसी होती है, किसी न किसी की थोड़ी बहुत नाराज़गी तो होती है जो सत्ता में रहता है उससे। तो मैं सोचता हूँ कि इस बार जो है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई और सरकार बनते ही पहले आचार संहिता लग गई, लोकसभा चुनाव आ गए, इसलिए नई सरकार कुछ कर भी नहीं पाई। तो लोगों को जिस तरह से विपक्ष ने, विशेष तौर से कांग्रेस ने बहका बहकू करके, तो कुछ नहीं हुआ और कुछ देवा करके और गुमराह किया, उसके कारण से लोगों में थोड़ी सी नाराज़गी हुई और उसके कारण से वोट कम पड़े। अगर वोट पूरे पड़ते, गए बार जितने वोट पड़े उतने ही वोट पड़ते 70% के लगभग, तो हमारी जीत जो है उतनी हो जाती। तो वोट परसेंटेज कम होने के कारण हमारी जीत कम हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई महत्व खत्म हो गया या उसकी कोई लोकप्रियता में कोई कमी है, ऐसा मैं नहीं मानता। और अब आने वाले टाइम में वापस अच्छा काम करेंगे तो अगली बार फिर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भीलवाड़ा का तो विशेष तौर से ये भीलवाड़ा क्या है कि संघमय भी है, यहाँ आरएसएस का काम बहुत अच्छा, इसलिए किसी को भी टिकट मिलता तो भी वो जीत जाता है। अब इस बार दामोदर जी अग्रवाल को टिकट मिला, अग्रवालों में वोट ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग और जनता ने केंद्र को देख के, मोदी जी को देख करके, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो कार्य किए उनको देखते हुए दिया, तो फिर भी 3.5 लाख वोटों जीते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि इन ऑल जो राजस्थान में रिजल्ट है उसके अनुपात में तो रिजल्ट अच्छा ही रहा। पिछली लोकसभा में 25 सीटें, इस लोकसभा में 14 सीटें हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों का जो खबरें आ रही है
सुर्खियों में, तो संघ की नाराजगी दिखाई दी, उससे शायद ये कम सीटें आने का हो सकता है। क्या देखते हैं आप आपके नज़रिए से? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि इस बार जो है लोगों में कुछ तो नाराजगी, टिकट जो वितरण है उसमें कहीं न कहीं कमी रही है। अब इसको पार्टी कितना मानती, मैंने आई डोंट से, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से मेरे व्यक्तिगत विचार ये है कि थोड़ा सा पार्टी के टिकट वितरण में कहीं न कहीं कमी रह गई, गड़बड़ हो गई, गलती हो गई। इस कारण से 11 सीटें हमारी चली गई। कुछ कांग्रेस वालों को बीजेपी में जो लिया, जबकि उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अब वो पता नहीं क्यों लिया, किसने डिसीजन लिया है, ये राम जाने, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ वो निर्णय भी मेरे विचार से गलत था। अपने को छोड़ के और किसी पराये को ला के उसमें विश्वास करना, ये बहुत बड़ी भूल होती है। अटल जी का एक भाषण मैंने सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि भाई चाहे 10 आदमी नए आ रहे हो वो छूट जाए तो उसकी चिंता मत करो, पर एक भी हमारा पुराना कार्यकर्ता नहीं छूटना चाहिए। अभी नए नए लोगों को बुला करके उनको टिकट भी दे दिए। 2 टिकट तो अपन ही देख रहे हैं कि नागौर में कांग्रेस से लाए, टिकट दे दिया, ऐसे ही बांसवाड़ा में लाए, टिकट दे दिया, दोनों सीटें गई। और ऐसे ही एक चूरू में भी जिसका आत्ममुंडा था उसको नहीं दिया तो कांग्रेस से लड़ लिया तो वो जीत गया। इस तरह की कई चीज़ें हैं, इसलिए इस पर पार्टी विचार करेगी और मैं सोचता हूँ कि अब थोड़ा कहीं न कहीं कमी रह गई तो उसको दूर किया जाएगा। बात है कि अभी लोकसभा चुनाव के अंदर कहीं ना कहीं गुर्जर समाज की नाराजगी देखी जा सकती है, क्योंकि एक भी नेता को टिकट नहीं मिला। आप क्या कहते हैं, क्योंकि आप भी एक वरिष्ठ नेता के रूप में आप हैं? देखिए, मैंने तो समय समय पर पार्टी को सुझाव भी दिया था जी कि जातिगत समीकरण देखते हुए सभी समाजों को साधो, और उसमें गुर्जर समाज एक बहुत बड़ा समाज है जहाँ अभी मेरे हिसाब से 70-80 लाख की आबादी कम से कम राजस्थान में, जो 10-12% के करीब राजस्थान में है आबादी, और बड़ा निर्णायक भी वोट है गुर्जर समाज का। तो सभी समाजों को साधना चाहिए, लेकिन कुछ समाजों को बहुत ज़्यादा टिकट दे दिए, कुछ में बहुत कम दिए। फिर गुर्जर समाज का एक भी व्यक्ति को, भीलवाड़ा राजस्थान का निवासी को टिकट नहीं मिला। एक जो टिकट देते हैं 3 बार दिया है, वो दिया है सुखवीर सिंह जौनापुरिया को। अब सुखवीर सिंह जौनापुरिया हरियाणा के रहने वाले, राजस्थान का कोई लेना देना नहीं उनका, तो पार्टी उनको क्यों टिकट देती है ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम 1 या 2 आदमियों को, भारतीय जनता पार्टी को गुर्जर समाज में से लोकल आदमियों को टिकट देना चाहिए। और अभी जैसे नहीं दिया तो कांग्रेस ने 2 गुर्जरों को टिकट दिया, एक प्रहलाद गुंजल खड़ा हो, ठीक है, वो तो ओम बिरला जीत गए 30-40 हज़ार वोटों से, पर फिर भी उनको बहुत बड़ी टक्कर तो, जहाँ अपन यहाँ 3.5 से जीते तो वहाँ भी कम से कम 3-2.5 से तो जीतना ही चाहिए, लेकिन जीत कम हो गई। इसका मतलब है गुर्जरों में इस बात की नाराज़गी थी, और मैंने समय समय पार्टी को अवगत भी कराया। पार्टी नेतृत्व ने पता नहीं क्यों इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ये अलग बात है। हम तो अभी भी निवेदन करेंगे कि आने वाले टाइम में फिर चुनाव आएंगे और फिर है ना गुर्जरों के वोटों की भी ज़रूरत तो पड़ेगी। विधानसभा के चुनाव में मुझे याद है गुर्जरों ने 70-75% बल्कि 80% गुर्जरों ने वोट बीजेपी को दिया, और इसलिए 115 सीटें आई उसमें गुर्जरों ने, क्योंकि गुर्जर समाज के क्षेत्रों के सारे विधायक जीते हैं। और इस बार जो गुर्जर समाज के क्षेत्र वाले लोकसभा क्षेत्र वहाँ पे हारे हैं, तो इसका गुर्जरों की उस नाराज़गी को दूर करना चाहिए और निश्चित रूप से पार्टी के साथ वापस जोड़ना चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में कालूलाल जी गुर्जर, जो पूर्व कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो गुर्जर समाज समुदाय है वो नाराज दिखाई दिया, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी समुदाय के व्यक्ति को गुर्जर समाज के टिकट नहीं दिया, इससे कहीं ना कहीं नाराजगी होती है। हम वापस नमस्ते राजस्थान में हम नए खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में नए मेहमान के साथ मिलेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।